नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। सर्बिया का भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया सरल बनाने का आश्वासन। गृहमंत्री अमित शाह श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्गीकृत दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए संघीय आपराधिक आरोपों को नकारा। जर्मनी के जूल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत शीर्ष पर रहा। और फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष एकल सेमीफाइनल में आज कार्लोस अल्कराज का मुकाबला नोवाक जोकोविच और कैस्पर रूड का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार को इस दशक के अंत तक 32 करोड़ यूरो से बढ़ाकर 1 अरब यूरो करने पर सहमत हुए हैं। ये जानकारी कल बेलग्रेड में विदेश मंत्रालय ने दी। भारत सर्बिया संबंधों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा ने बताया कि इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों पक्षों के बीच संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच मूल हितों की आपसी साझेदारी है। She addressed a gathering of Indian diaspora and friends of India. She underlined that both India and Serbia are ancient lands and the relationship has been defined in the context of the non-aligned movement. In recent years, both sides have shared understanding of each other's core interests. Serbia has been a valuable partner in India's Sustainable Development Program. As India emerges as a leading power, इससे पहले मीडिया को दिए गए एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति मुर्मू ने शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के सकारात्मक परिणामों और दोनों देशों के बीच संभावित सहयोग के विविध क्षेत्रों पर कार्य करने के निश्चय का उल्लेख किया। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं और समान हितों के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे पर राष्ट्रपति वुचिच के साथ मेरे रचनात्मक और सार्थक बैठक हुई है। हमने अपने लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना और डिजिटल टेक्नोलॉजीज और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को और बढ़ावा देने का भी संकल्प लिया। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने भी भारतीयों को वीजा जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का वादा किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच विमान सेवा जल्द शुरू की जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू 4 से 9 जून तक सूरीनाम और सर्बिया के राजकीय दौरे को पूरा कर आज स्वदेश लौट आएंगी। गृहमंत्री अमित शाह श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज शाम नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 62 दिन की अमरनाथ जी यात्रा अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगी और 31 अगस्त को संपन्न होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को संस्थागत रूप दे दिया है और युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में बड़े सुधार किए गए हैं जो युवा केंद्रित हैं। सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए कई फैसले लिए हैं। विभिन्न उपायों को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी इस सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई अवधारणा है। उन्होंने कहा कि भर्ती की समय सीमा भी कम कर दी गई है और भर्ती प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा प्रणाली को पेपर से कंप्यूटर मॉडल में परिवर्तित कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए शिक्षाविदों से जन भागीदारी के साथ जनांदोलन की अपील की है। उन्होंने आज जालंधर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्कूली शिक्षा में हाल की प्रगति पर 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस शिक्षा महाकुंभ का आयोजन पंजाब की सर्व हितकारी शिक्षा समिति ने एनआईटी जालंधर और अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थानों के सहयोग से किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi
और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद संवेदनशील सरकारी दस्तावेज रखने की संघीय जांच से उभरे उत्पन्न आरोपों को लेकर अभियोग लगाया गया है। सैकड़ों सरकारी दस्तावेज रखने और झूठे बयान देने के 7 संघीय आपराधिक आरोपों पर यह अभियोग लगाया गया है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए व्हाइट हाउस से महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर उन्हें फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो रिसोर्ट में रखा। अभियोग में यह भी आरोप लगाया गया है कि ट्रंप ने जांच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करके न्याय में बाधा डाली। अभियोग औपचारिक रूप से लगाया गया आरोप है कि व्यक्ति ने अपराध किया है। ये महान्यायपीठ द्वारा जारी दस्तावेज हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि देश में पिछले 9 वर्ष के दौरान तेजी से बदलाव हुआ है और वोट बैंक की राजनीति की जगह रिपोर्ट कार्ड राजनीति ने ले ली है। राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा दिल्ली इकाई के नए कार्यालय की आधारशिला रखते हुए श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल सरकार की कार्यप्रणाली में बदलाव किया है, बल्कि देश में राजनीतिक संस्कृति भी बदल दी है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति को स्थान दिया है जिसमें एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे बताया गया है कि 4 स्टोरी बिल्डिंग होगी, इसमें एक बड़ा ऑडिटोरियम होगा, इसमें हमारे ऑफिसेज होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्यालय डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से इक्विप्ड होगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को इस कार्यालय का उपयोग करते हुए पार्टी को बढ़ाना, पार्टी के लिए नई रणनीति बनाना, पार्टी कैसे आगे बढ़े इसको सोचने के लिए इस स्थान का उपयोग होगा। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने डिजिटल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत के दूरवर्ती भागों में भी अब प्रौद्योगिकी के जरिए सशक्तिकरण आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश 5G शुरू होने के बाद सबसे तेज कार्यान्वयन का साक्षी बन रहा है। श्री चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि देश में डिजिटल संपर्क में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही साइबर स्पेस में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये सरकार की दूरदर्शिता और मिशन है। हम इनोवेशन के साथ साथ डिजिटलाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट और दुनिया के देशों के लिए एक तरह से ट्रस्टेड सोर्स ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने हैं। लास्ट डेकेड में जहां पर हमने BSNL जैसे हमारे क्राउन ज्वेल्स को उनका वैल्यू डिस्ट्रॉय कर दिया था, $7 बिलियन का जो कंपनी था 2004 में, उसको टोटली लॉस मेकिंग उन्होंने बना दिया है। और हम एक तरह से इंपोर्टिंग नेशन थे 2014 में, हर पुर्जा हर कंपोनेंट वाज इंपोर्टेड। टुडे वी आर लीडिंग द चार्ज इनटू 5G एंड 6G। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों के बारे में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल ग्रीन मिशन हाइड्रोजन की। एक रिपोर्ट। भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को स्वीकृति दी। इस कदम के साथ भारत एक व्यापक ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी करने वाला 18वां देश बन गया। ग्रीन हाइड्रोजन नीति में वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो देश में मौजूदा हाइड्रोजन मांग से 80% अधिक है। इसे अमोनिया और हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित कर सकने वाले भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत सरकार उत्पादन के लिए विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टिविटी और जून 2025 से पहले उत्पादन सुविधा चालू होने पर 25 वर्ष के लिए निःशुल्क ट्रांसमिशन की पेशकश कर रही है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधक कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन का अनुमान है कि इन उपायों से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लागत 40 से 50% तक कम हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे ईंधन किसी भी देश की पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय
संवहनीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपनी मथुरा और पानीपत के तेल शोधक कारखानों में हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र लगाएगी। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समर्थित शोध और विकास परियोजनाओं के तहत 5 नॉर्मल क्यूबिक मीटर प्रति घंटा क्षमता वाला सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रोलिसिस आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया है। देश के अन्य भागों में भी हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र लग रहे हैं और कई पायलट परियोजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जर्मनी के जूल में ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत 15 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। इनमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। भारत की सैन्यम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में, अमनप्रीत सिंह ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, अभिनव शॉ और गौतमी घनोत ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम का, गौतमी स्वाति चौधरी और सोनम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम तथा मेघना सादुला, पायल खत्री और सिमरनप्रीत कौर बरार ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता। भारत 2019 से अब तक हुई सभी ISSF जूनियर विश्व कप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने यूनान के स्टेफनोस सिटसिपास को 6-2, 6-1, 7-6 से हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में आज कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच के बीच मुकाबला होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कैस्पर रूड का सामना अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत G20 के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है और पूरे देश में बैठकें आयोजित करने में सफल रहा है। आज चेन्नई में CII दक्षिणी क्षेत्र के सम्मेलन में अपने विशेष संबोधन में उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक विकास में दक्षिणी राज्यों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि अगर विकास दर 7% आंकी जाती है तो देश में $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। भारत की पहली महिला हज उड़ान ने गुरुवार को सऊदी अरब में कोझिकोड से जेद्दाह के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी। ये उल्लेखनीय उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी महिला चालक दल द्वारा संभव हुई। चालक दल ने उड़ान के दौरान भारतीय हज समिति की पहल के रूप में विशेष रूप से महिला यात्रियों को शामिल करने सहित सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किसान संपर्क अभियान अब तक केवल 7 चरणों में 2 लाख से अधिक किसानों तक पहुंच गया है। इस वर्ष 31 अगस्त तक कार्यक्रम के अभी 12 और चरण होने हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र में दक्ष किसान और किसान साथी नाम की 2 महत्वपूर्ण पहल के जरिए बड़ा बदलाव आ रहा है। दक्ष किसान कृषक समुदाय के कौशल विकास के उद्देश्य से तैयार ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस पोर्टल के अंतर्गत अब तक 27,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। चक्रवात बिपरजॉय के इस समय पोरबंदर से 870 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित होने को देखते हुए गुजरात के तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इसके असर से दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 13 जून तक वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हवाओं की रफ्तार बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। सर्बिया का भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया सरल बनाने का आश्वासन। गृहमंत्री अमित शाह श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्गीकृत दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए संघीय आपराधिक आरोपों को नकारा। जर्मनी के जूल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत शीर्ष पर रहा और फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष एकल सेमीफाइनल में आज कार्लोस अल्काराज का मुकाबला नोवाक जोकोविच और कैस्पर रूड का सामना अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।